कहाँ तक गया मैं लास्ट क्लास में बताइए। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर खुड़बुड़ा खत्म हो गया था मेरे हिसाब से तो। धकड़िया ऐसे ही कुछ। क्या खुड़बुड़ा का बैटल हो गया था? हाँ हो गया था। खुड़बुड़ा वाला हमने पूरा कर लिया था, राइट? यस सर। गोरखे गढ़वाल में जीत गए थे, राइट? हाँ सर। नेक्स्ट जो पढ़ा जाता है इसमें, ये पढ़ते हैं हम गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ज्यादा हम गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एक मिक्सचर देखने को मिलता है हमको। इट इज अ मिक्सचर ऑफ उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन। सो गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मिक्सचर ऑफ उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन, बट सर यस। ये शायद आपने करा दिया था ना, क्योंकि हमने वो कर लिया था। ये करा दिया अ, मैंने। स्थाई आर्मी और अस्थाई आर्मी, परमानेंट आर्मी और नॉन परमानेंट आर्मी कर ली थी। मैं थोड़ा जोर से बोलो यार, मुझे तुम्हारी आवाज आती नहीं है। परमानेंट आर्मी और नॉन परमानेंट आर्मी करा दी थी। यस सर, लास्ट यही था। जागरिया ढाकरिया धकड़िया हो गया ना। था क्या? मुझे लग रहा है हाँ मैंने जी। सेना भी करा दिया तुम्हें। हाँ जी। हाँ जी सर, जागड़िया और ढाकड़िया दोनों हो गया था। ऑल राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, मतलब जागरिया ढाकरिया हो गया था सभी का। यस सर। हाँ हाँ सर। अब हम ये देखें कि गोरखे जो थे, गोरखा स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कंट्रोल। दो इवेंट ऐसे हुए थे जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, विच विल गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ Gorkha was strict with their administration. The first event was Narshahi Mangal, and the second event was assassination of Cummins. पहले हम बात करते हैं नरशाही मंगल की। कल हमने दो टाइप की सेना पढ़ी थी, राइट? जागरिया पढ़ा था हमने और ढाकरिया पढ़ा था हमने। अब हुआ ये कि ऐसे सैनिक जो जागरिया से भी रिटायर हो गए थे, ढाकरिया से भी रिटायर हो गए थे, वो कुमाऊं के रीजन में ही बसने लगे। क्योंकि ऑब्वियसली कुमाऊं के रीजन में वो गोरखे थे, तो उनको यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, इनका ज्यादा डर था यहाँ पे। तो उन्होंने नेपाल जाने की बजाय कुमाऊं के रीजन में ही बचना बसना अपना ठीक ठीक समझा।
और कुमाऊं का जो 12 महल का रीजन है, पाली पछाऊ यानी कि रानीखेत वाला रीजन, ये पूरा रीजन जो है इसको नगरकोट कहते हैं। 12 महल पाली पछाऊ रीजन है, इसको नगरकोट कहते हैं। तो बहुत सारे जो सैनिक थे वो नगरकोट में बसने लगे। कैसे सैनिक? जो रिटायर्ड हो चुके थे, देवर रिटायर्ड। अब देखिए जरा कि जो पहला सूबा था, फर्स्ट सूबा वॉज जोगमल। जोगमल जो था ये पहला सूबा था। सूबा मैंने आपको बताया था सूबेदार, है ना। जोगमल के बाद 1793 में नरशाह, नरशाह को सूबा बनाया गया। और नरशाह का जो जनरल था ये था कालू पांडे। नाउ नरशाह और कालू पांडे को इस बारे में शक होने लगा कि जो नगरकोट में सिपाही बसे हैं, गोरखा सैनिक बसे हैं, वो सारे के सारे रिटायर्ड नहीं हैं। यानी कि कुछ सैनिक आपके ऐसे हैं जो झूठ मूठ के रिटायर्ड होके सेना से भागकर यहाँ पर छिपे हुए हैं और अपने आप को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम नेपाली आर्मी। So Narsha suspected that some of these soldiers who are living in Nagarkot region does not have a retirement certificate, and they also suspect about their Desh Bhakti towards Nepalese because they have married local women and they have settled here. तो बहुत सारे नेपाली जो आपके सैनिक थे वो 12 महल और पाली पचाऊ नगर कोट वाले रीजन में आपके बस गए थे। और नरशाह को ये शक था कि इन लोगों के पास रिटायरमेंट सर्टिफिकेट आपका नहीं है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग जो हैं ये झूठ मूठ के सेना से छोड़कर या भागकर इस जेल में बस गए हैं। अब नरशाह ने बोला ये तो ट्रीजन कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोह कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक रात को इन सभी सिपाहियों को एक जगह बुलाया। इन सभी के सभी सैनिकों को, ऑल दी सोल्जर्स वर नोन एज नगर कोटिया। ये सारे के सारे जो सैनिक थे ये नगर कोटिया सैनिक कहलाते थे। ठीक है। और इन सबको इकट्ठा किया किसने? नरशाह ने, कालू पांडे ने। एंड ऑल दीज वर असैसिनेटेड। इन सभी को मरवा दिया। ये सारे के सारे मारे गए। अब उस दिन मंगलवार की रात थी, ट्यूसडे की रात थी। तो इसलिए इस इवेंट को नरशाही मंगल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना सभी को? क्या इतना सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। यस सर। ऑल राइट। सो क्योंकि ये घटना किस दिन हुई थी? ट्यूसडे की रात को हुई थी, इसलिए इसको नरशाही मंगल कहते हैं। क्योंकि ये किसने प्लान किया था? इसको नरशाह ने किया था। नरशाह कौन था? ये सेकंड सूबा था कुमाऊं का। ठीक है। पहला सूबा कौन था? जोगमल था। दूसरा सूबा कौन था आपका? नरशाह था। ठीक है। तो नरशाह ने इस इवेंट को करवाया था, इसलिए उसको नरशाही मंगल कहते हैं इस इवेंट को। क्लियर हो गया कि नहीं सभी बताओ? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ऑल राइट। दूसरा जो इवेंट है ये है असैसिनेशन ऑफ कमीण। पहले तो ये समझो कि कमीण होते कौन थे। कमीण हुआ करते थे टैक्स कलेक्टर ऑफ एवरी विलेज। कमीण भी कहते थे इन लोगों को। इन लोगों को थोकदार भी कहा जाता था। दे वर ऑल्सो कॉल्ड सियाणास। पर ज्यादा जो टर्म यूज होता था वो कमीण ही होता था। कमीण जो टर्म है ये चंद पीरियड से चलता आ रहा है।
जो टैक्स कलेक्ट करने वालों के लिए जो टर्म कमीशन है वो चंद पीरियड से चलता रहा, ठीक है। सो ये कमीशन क्या करते थे गोरखास के लिए, दे कलेक्ट टैक्स। ये हर एक गांव से गोरखाओं के लिए टैक्स वगैरह आपके वसूला करते थे। हुआ ये कि गोरखास वर ऑल अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम द कुमाऊं रीजन। गोरखा केवल रेवेन्यू को प्राप्त करना चाहते थे कुमाऊं के रीजन से, उनको उससे और कोई मतलब नहीं था कि हाउ द पीपल ऑफ कुमाऊं विल पे और नॉट। ऑलरेडी दे वर burdened by taxes, the local folk of कुमाऊं was already burdened by taxes, और इस पर गोरखास ने एक नया टैक्स लगा दिया। तो जब गोरखास ने नया टैक्स आपका लगाया, तो सभी के सभी गांव वालों ने, वो आर ऑलरेडी पेइंग टैक्सेस, दे रिफ्यूज टू पे दिस न्यू टैक्स। एंड व्हेन दे रिफ्यूज टू पे न्यू टैक्स, तो जितने भी आपके कमीन्स थे जिनका काम था टैक्स वसूलना, उन्होंने ये बताया कि वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट दिस टैक्स एज द विलेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और नॉट कोऑपरेटिंग इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सो हुआ ये कि गांव वालों ने टैक्स देना मना कर दिया, और यही बात आगे जाके कम्युनिस्ट ने गोरखा, जो आपके टैक्स कलेक्टर थे या गोरखा ऑफिसर्स थे, उनको बोल दिया। तो गोरखा इससे नाराज हो गए। उन्होंने लगभग 1500 विलेजेस के कम्युनिस्ट को एक जगह इकट्ठा किया रात को। किस चीज के लिए? टैक्स के बारे में बताने के लिए, कि आप आइए, सभी के सभी लोग आइए, और इस टैक्स के बारे में हम आपको समझाएंगे, ताकि यू विल बी इजीली टू यू विल बी इजीली एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम विलेजर्स वंस दे अंडरस्टैंड द मोटिव बिहाइंड द टैक्स। कम्युनिस्ट को बुलाया और इन 1500 गांवों की कम्युनों की क्या करा दी, आपकी हत्या करा दी। ठीक है। और ये जो घटना है ये हुई थी 1794 में। और 1794 में जो गोरखा सूबा था उसका नाम था अजब सिंह। ठीक है। सो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अजब सिंह, हु वाज सूबा फॉर अ ब्रीफ टाइम इन 1794, क्योंकि 1794 में दो सूबा हुए हैं, एक अजब सिंह हुआ है और दूसरा है श्रेष्ठ सिंह। ये दो सूबा ने, ठीक है, रूल किया है कहाँ पर, आपके कुमाऊं में 1794 में। तो 1794 में अजब सिंह वॉज सूबा, एंड he orchestrated this all event, assassination of communes. Communes are those people who collected tax from every villages, and they collected it for Gorkhas. They were the tax collectors appointed by Gorkhas, and they were working during the from the time of Chand period. From Chand period, they used to collect taxes from the villages and submit it in Chand and submit for Chand. एंड लेटर गोरखास ने भी उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको अपॉइंट किया था। दे कलेक्टेड टैक्स एंड सबमिटेड टू गोरखास। गोरखास, ठीक है। लेकिन जब कमेंट्स ने ये बोला कि वी विल नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्स बिकॉज देर आर ऑलरेडी सो मेनी टैक्सेस एंड पीपल आर बर्डन्ड बाय टैक्सेस, सो एनरेज्ड बाय दिस गोरखास called all the communes, around 1500 communes were called to attend a seminar which will guide you how to collect taxes from the people. Actually it was an orchestrated murder, और इसमें 1500 कम्युनिस्ट को क्या कर दिया गया, आपकी इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। सो ये जो दूसरा इवेंट है, ये इस बात को दिखाने के लिए कि हाउ स्ट्रिक्ट वर गोरखास। ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज्यादा क्रूअल थे, कि इनका जो काल है इसको गोरख्याणी कहा जाता है। ठीक है। गोरखों का जो टाइम पीरियड है उत्तराखंड में या कुमाऊं में, उसको गोरख्याणी कहते हैं। या शिव प्रसाद डबराल, एक जो हिस्टोरियन है, पायनियर है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के, वो इसको अंधकाल कहते हैं। उन्होंने इसको अंधकाल कहा है। ठीक है। सो जो कम्युनिस्ट थे वो लोग कौन थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, किसके लिए? गोरखों के लिए। ठीक है।
अब टैक्सेस की बात आ चुकी है, तो एक इम्पॉर्टेंट टैक्स की बात कर लेते हैं। इस टैक्स का नाम है कुशही टैक्स। ठीक है। कुशही टैक्स, पहले तो बात कर रहे थे कि कुशही टैक्स को, कुशही टैक्स किसके ऊपर टारगेटेड था। ब्राह्मण्स। इट वॉज टारगेटेड ऑन ब्राह्मण्स। देखिए, चौतरिया बमशा, ठीक है, जो चौतरिया बमशा था, ये 1806 से लेकर 1815 तक सूबा था। सबसे लंबा जो कार्यकाल है किसी सूबा का, ये इसी का ही है। चौतरिया बमशा जो था, ये 1806 से लेके 1815 तक क्या था आपका, सूबा था। सूबा बनाया गया था इसको। और इसने ब्राह्मण्स के ऊपर कुछ ही टैक्स लगाया था। कुछ ही टैक्स ऐसे ब्राह्मण्स के ऊपर लगाया जाता था जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते थे। ठीक है। ऐसे ब्राह्मण किसान, ऐसे ब्राह्मण आपके फार्मर जो ज्यादा पॉलिटिक्स में बिजी रहते थे, उनके ऊपर कुछ ही टैक्स लगाया जाता था। जो ब्राह्मण्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, हु विल लीड अ सिंपल लाइफ, उनके ऊपर कुछ ही टैक्स नहीं लगता था। ओनली वो, ओनली दोज ब्राह्मण्स हु विल बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ठीक है, और गोरखों के खिलाफ कोई षड्यंत्र या कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी करते हुए पाए जाते थे, तो उनके ऊपर कुछ ही टैक्स लगाया जाता। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण और गौ हत्या को गोरखे निषेध मानते थे, तो ब्राह्मण्स को आपका पनिश किया जाता था टैक्स लेकर उनसे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप एक और फैक्ट देखें, तो एक और फैक्ट ये बात करता है कि जो अजब सिंह था, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा कमीण वाले केस में, अजब सिंह ने जो ब्राह्मण्स थे उनसे भी कलेक्ट किया था कुली बेगार। कुली बेगार मैंने आपको बताया था, कुली बेगार आपका लेबर हुआ करता था जिसको हर एक गांव वाले को करना पड़ता था। देखो एंशियंट टाइम में या अंग्रेजों के टाइम में और गोरखास के टाइम पे, जब भी कोई भी गोरखा अधिकारी किसी भी गांव से गुजरेगा या कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी विलेज से पास करेगा, तो उसका सारा सामान को कैरी करने की जिम्मेदारी उस विलेज के लोगों की होती थी। और वो लोग उस ऑफिसर का सामान कैरी करेंगे नेक्स्ट विलेज तक, चाहे वो विलेज कितनी भी दूर है। फिर जो नेक्स्ट विलेज है वो कैरी करेगा नेक्स्ट विलेज तक, जब तक जो ऑफिसर है वो अपने डेजिग्नेटेड लोकेशन पे ना पहुंच जाए। ठीक है। और इसके बदले में जो भी गांव वाला है उसको कोई भी पैसे नहीं दिए जाते थे। इसको कुली बेगार कहते थे। बेगार का मतलब विदाउट पे। ठीक है। यू हैव टू वर्क विदाउट पे, इसको कुली बेगार कहते हैं। तो अजब सिंह ने ब्राह्मण से भी क्या करवाया था, कुली बेगार करवाया था। और चौतरिया बमशाह ने कुशही नामक का एक टैक्स लगाया था, किसके ऊपर, ब्राह्मण्स के ऊपर। ऐसे ब्राह्मण्स के ऊपर जो किसमें इन्वॉल्व रहते थे, आपके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते थे। तो ब्राह्मण्स के ऊपर जो टारगेटेड टैक्सेस लगाए गए हैं इन लोगों के द्वारा, वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो एक ही है, कुशही टैक्स है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। कुशी टैक्स कौन देंगे, आपके ब्राह्मण्स देंगे। कैसे ब्राह्मण्स टैक्स देंगे आपके, ऐसे ब्राह्मण्स टैक्स देंगे जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे। और जो आपका अजब सिंह है, अजब सिंह को आपको याद होगा 1794 अभी हमने करके आए, उसने ब्राह्मण से भी क्या कलेक्ट किया था, कुली बेगार लिया था। इतना सबको समझ में आ गया। आगे चल सकते हैं। एक बार कुली में कहा। कुली बेगार एक सिस्टम हुआ करता था। लेट्स से कि मैं, आई एम एन ऑफिसर, मैं एक ब्रिटिश या गोरखा ऑफिसर हूं, और मैं पहले गांव में पहुंचा हूं, मेरे पास कुछ सामान है। जैसे मैं इस गांव के पास पहुंचूंगा, तो इस गांव का जो हेड होगा वो मेरे पास आएगा, वो मेरा सारा सामान ढोएगा। इस गांव का जो हेड होता है उसके पास एक रजिस्टर हुआ करता था।
उस रजिस्टर में किस किसने कुली बेगार की है उसके नाम लिखे रहते थे, अगला किसका नंबर है ये नाम भी लिखा रहता था। जैसे ही मैं इस गांव में एंट्री करूंगा तो जिस आदमी का नंबर है वो मेरा सामान उठाएगा और मेरे साथ साथ चलता रहेगा जब तक मैं कहाँ ना पहुंच जाऊं, अगले विलेज तक ना पहुंच जाऊं। अब मैं अगले विलेज पर पहुंच गया हूं तो जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो यहाँ का जो प्रधान है वो दूसरा किसी विलेज के पर्सन को असाइन करेगा मेरे लिए, और वो विलेज का पर्सन मेरा सवाल उठाए कहाँ तक चलेगा जब तक मैं किसी तीसरे विलेज में ना पहुंच जाऊं। फिर जैसे मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ तो इस विलेज का कोई इंसान मेरा सामान उठाएगा और लेकर जाएगा जहां तक दूसरा विलेज शुरू ना हो जाए या मुझे पहुंचना ना हो। और ऐसा जो लेबर मैंने किया है, जो सामान उठाता है उसको क्या कहते हैं, कुली कहते हैं ना उसको, जो सामान उठाता है। तो कुली बेगार यानी कि ऐसा कुली जिसको पे नहीं मिलेगी या कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे उसके काम के बदले में, इसको कुली बेगार कहते थे। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी लागू रही थी। इसको हटाने के लिए काफी बड़ा आंदोलन आपका हुआ था। ठीक है, 1921 में इसको कुली बेगार को हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो कुली बेगार यानी कि आपने सामान उठाना है, सामान ढोकर ले जाना है, उसके बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। बेगार मतलब अ लेबर विदाउट पे। आप समझ में आ गया सभी को? अच्छा। आगे चल सकते हैं। हम्म। अगला जो पॉइंट है, दिस इज जुडिशियल सिस्टम ऑफ गोरखास। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम ऑफ गोरखास। पहली बात तो अगर हम थीम देखें, व्हाट वाज द थीम ऑफ जुडिशियल सिस्टम, सो इट वाज बेस्ड ऑन हेवनली हेवनली जस्टिस और गॉडली जस्टिस पर बेस्ड था। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, सो जुडिशियल सिस्टम जो था गोरखास का, ये मिलिटरी सिस्टम पर ही बेस्ड था। इट वाज बेस्ड ऑन मिलिटरी सिस्टम। ठीक है, और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे, ऑफिसर्स या अदर ऑफिसर्स सच एज सुब्बा, नायब सुब्बा, दे ऑल एक्ट एज जज। ठीक है, जो सुब्बा हुआ करता था, नायब सुब्बा हुआ करता था। ठीक है, जो सुब्बा हुआ करते थे और जो नायब सुब्बा हुआ करते थे वही जज की तरह काम करते थे। अगर सुब्बा और नायब सुब्बा क्या है आपके, बिजी हैं, इफ सुब्बा और नायब सुब्बा इज नॉट प्रेजेंट, if subba and naib subba is not present, so they have appointed an officer of law called वैचारिक। अगर सुब्बा या नायब सुब्बा एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखें कि ये नायब सुब्बा और सुब्बा का कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होगा। ठीक है, अगर वहां पर सुब्बा और नायब सुब्बा अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति की जाती थी जिसको वैचारिक कहते थे। तो वैचारिक ऐसा जज होगा, ऐसा जस्टिस होगा हु विल डिलीवर अ वर्डिक्ट इन द एब्सेंस ऑफ सुब्बा और नायब सुब्बा, अदरवाइज ऑल द केसेस विल बी हियर बाय सुब्बा एंड नायब सुब्बा एंड दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देयर विजडम। राइट, लेकिन देखो हर जगह तो सुब्बा जा नहीं सकता, इसलिए फॉर एग्जाम्पल फॉर पेटी ऑफेंसेस,
जो फौजदार वगैरह हुआ करते थे, आपको याद है फौजदार जो डिस्ट्रिक्ट्स में आपके हुआ करते थे, है ना? फौजदार या छोटे छोटे जो अधिकारी हुआ करते थे वो ही आपका क्या करते थे, आपका जस्टिस करते थे। अगर कोई ग्रेव नेचर का क्राइम कमिट कर दिया गया है तो उसके लिए फिर वो केस कहाँ जाता था, सुब्बा या नायब सुब्बा या वैचारिक के पास जाता था। ठीक है। अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो जुडिशियल सिस्टम में हम देखते हैं कि सुब्बा एंड नायब सुब्बा वर द judges of the judicial system. If Subba and Naib Subba is not present, an officer called Vacharik is appointed for judiciary. Right? Petty of small and petty offences are taken care by fauzdars in districts, and if the crime is of grave nature, then only it will be transferred to Subba and Naib Subba. ठीक है। जो वैचारिक हुआ करता था ये अपनी इच्छा अनुसार वर्डिक्ट देते थे। कभी कभी तो इनके जो वर्डिक्ट थे वो बेसलेस हुआ करते थे, कभी कभी बायस्ड भी हुआ करते थे। ठीक है। इवन दो सुब्बा एंड नायब सुब्बास के डिसीजन भी कभी कभी बायस्ड हुआ करते थे। उसका रीजन ये है कि कोई भी ना, जैसे लेट्स से कि आज इन अ कंट्री इफ यू हैव टू पेनलाइज समवन फॉर सम क्राइम, सो देयर आर रिटन लॉज। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय आपराधिक संहिता, ठीक है, दिस काइंड लॉज, उनके बेसिस पर क्या होता है आपका सजा दी जाती है किसी को। बट उस समय इस तरह का कोई भी लॉ बुक नहीं थी। तो जो ग्रेव उसका जो ग्रेव नेचर का क्राइम होगा उसके लिए आपकी मौत की सजा दे देंगे। अदरवाइज उनके लिए एक टर्म होता है अंग भंग। ठीक है। टू कट द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है। अंग भंग भी उसमें दिया जाता था, यानी कि किसी का हाथ काट देते, किसी का पैर काट देते, इस तरह आपका न्याय किया जाता था। ठीक है। हाँ, अगर आपने गाय को मारा है तो उसके लिए आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। ठीक है। गाय की हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था और उसके लिए आपकी डेथ पेनल्टी आपकी मिलती थी। ठीक है। अब जस्टिस होता कैसे था? तो जस्टिस के लिए ये दिव्य सिस्टम स्टार्ट करते थे। दिव्य सिस्टम होता है। दिव्य सिस्टम के कितने टाइप थे, एक करके सब समझाऊंगा। ठीक है। पहला दिव है तराजू दिव, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखना। दूसरा दिव है कड़ाई दिव। तीसरा दिव है आयरन दिव। अगला दिव है जल दिव। फिर है एरो या तीर का दिव। एरो दिव के बाद है आपका जहर या पॉइजन दिव। उसके बाद है आपका टेम्पल दिव। ठीक है। सबसे पहले है आपका तराजू दिव। ठीक है। तराजू दिव में, इसको ध्यान से सुनना, एक्यूज को पकड़ कर लाए। ठीक है। एक्यूज को पकड़ कर लाए और उसको तराजू पे रख के तोला। लेट्स से कि रात को इसका वेट आता है 60 kg। ठीक है। लेट्स लेट्स से कि इसका वेट कितना है, आपका रात को 60 kg इसका वेट आता है। ठीक है। 60 kg इसका वेट आता है। अब इसको रात भर एक सीक्रेट प्लेस में रखा जाएगा। रात भर इसको एक सीक्रेट प्लेस में रखा जाएगा, सुबह इसको फिर से तोला जाएगा। अगर इसका वेट 60 kg से कम आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कल्प्रिट है।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि द द जुडिशियल सिस्टम ऑफ गोरखा इज बेस्ड ऑन डिवाइन सिस्टम, डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है। अगर ये निर्दोष होगा तो भगवान इसका वजन अपने आप बढ़ा देंगे, अदरवाइज हिल डाई। कढ़ाई दिव में क्या करते थे, जैसे कढ़ाई होती है उसमें आपका तेल या पानी गर्म किया जाता था, और जो एक्यूजर उसको उसमें हाथ डालने के लिए कहा जाता था। अगर उसका हाथ जल गया, ठीक है, और अगर जल गया तो अपराधी, नहीं जला तो ठीक है नॉट गिल्टी। उसके बाद है आयरन दिव। आयरन दिव को हिंदी में ना गोला दिव कहते हैं। गोला दिव। आयरन दिव क्या होता है, गोला दिव क्या होता है कि एक ना लोहे की रॉड को बहुत तेज गर्म करते थे। फिर जो एक्यूज है, जिससे ये मान लिया कि इसने, माना जा रहा है कि ये इसने क्राइम कमिट किया है, उसको उस लोहे की रॉड को हाथ में पकड़कर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था। अगर उतना पॉइंट तक वो नहीं पहुंचता था तो इसका मतलब वो क्या है, आपका कल्प्रिट है। अगर पहुंच गया तो मतलब वो क्या है, बेकसूर है। ठीक है। ठीक हो गया, तो इसको हम गोला या आयरन दिव कहते थे। उसके बाद है जलदिव। जलदिव में क्या करते थे, जो भी एक्यूज है उसके बच्चों को एक वाटर के टैंक में डुबाते थे। वाटर के टैंक में छोड़ देते थे उसके बच्चों को। जिसका बच्चा लेट तक तैरता रहता था मतलब वो क्या है, आपका निर्दोष है। अब आप देखो कि इस तरह के आपके जुडिशियल सिस्टम था गोरखास में। ठीक है। उसके बाद है आपका एरोदिव। एरोदिव में एरोदिव में भी एक टब में एक इंसान को अपना सिर डुबा के रखना पड़ता था। ठीक है। और एरोदिव में होता था, जिस जो कल्प्रिट है उसको छोड़ते थे पानी के अंदर। ठीक है। एक इंसान बाहर खड़ा रहेगा और वो यहां से तीर चलाएगा, एरो चलाएगा एक डेजिग्नेशन पे यहाँ पे। जब जब तक ये तीर चलाएगा, जहां जाकर तीर लगेगा, फिर इसको जाना है और ये तीर को लेकर वापस अपनी जगह पे आना है। उस समय तक ये इंसान पानी के अंदर रहेगा सर डुबा के। ठीक है। दो इंसान होंगे ना, तो एक तो एरो चलाएगा, एरो जहां पर भी शॉट किया जाएगा वहां से फिर ये एरो शॉट करेगा, ये भागेगा, उस एरो को लेकर वापस अपनी जगह पे आएगा। उस समय तक इस इंसान को पानी के अंदर मुंह डुबा के रखना है। अगर नहीं डुबा पाया तो मतलब कल्प्रिट है। ठीक है ना। तो आप देखो सारा भगवान भरोसे है। उसका जब पॉइजन डिव, पॉइजन डिव में क्या होता था कि आपको एक पॉइजनस प्लांट खाना होता था, उसकी जड़ खानी होती थी। ठीक है। पॉइजनस जो आपका प्लांट है उसकी जो आपकी रूट होती है वो आपको खाना पड़ता था। ठीक है। अगर आप उससे बच गए तो मतलब आप क्या हो, निर्दोष हो। नहीं बचे तो मतलब आप कल्प्रिटी थे, तो इसीलिए आपकी मौत हो गई। टेम्पल दिव में क्या होता था, एक टेम्पल में मान लो दो एक्यूज हैं। ठीक है। इसने बोला जी मैंने नहीं किया, इसने बोला मैंने नहीं किया। ठीक है। या दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खासकर ये जमीन वगैरह के केसेस में ही हुआ करता था। तो क्या करते थे, एक्यूट एक्यूटल नंबर वन और एक्यूटल नंबर टू के, या एक्यूज नंबर वन एक्यूज नंबर टू के घर की जमीन लेकर आते थे, मिट्टी लेकर आते थे। दोनों दोनों लोग की मिट्टी मंदिर में रख दी जाती थी। 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अगर इन दोनों में से किसी के घर में भी कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, या घर में बहुत ज्यादा किसी की डेथ आपकी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को गुनहगार माना जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे व्यक्ति को क्या मान लिया जाएगा, आपका गुनहगार मान लिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके दिव हैं। इसके साथ साथ एक और भी आपका दिव था, ज्यादातर देखो जल दिव का ही एक पार्ट है। ठीक है। इसको कहते थे बॉमकटी, बॉमकटी हरिया, बॉमकटी हरिया दिव। अगर दो
पक्षों में लड़ाई हो रही है, तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा? दोनों पक्षों में से ऐसे लोग जिनको तैरना नहीं आता, उनको इस टब में डाल दिया जाएगा, बड़े टब में। जो लास्ट में बाहर निकलेगा वो पक्ष जीत जाएगा। ठीक है? क्या सबको समझ में आया? कोई समझाना है दोबारा से तो बताइए। आई विल रिपीट। और आयरन हाँ जी। देव और आयरन देव। आयरन देव, देखो आयरन देव में एक रॉड को गर्म करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है? एक आयरन रॉड को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, और फिर जो एक्यूज है उसके हाथ में देंगे, और उसको फिर कुछ दूरी तक चलने के लिए कहा जाएगा। अगर वो रॉड, गर्मा गर्म रॉड पकड़कर उस दूरी तक चल लेता है, तो ऐसा इंसान क्या मान लिया जाएगा? नॉट गिल्टी। अगर वो उससे रॉड छूट जाती है रास्ते में, या उसके हाथ जल जाते हैं, हाथ जलने की वजह से रॉड छूट जाती है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? कल्प्रिट मान लिया जाएगा। और कौन सा है बताइए? हो गया? सर ये तराजू देव के बारे में बता दीजिए एक बार और। किसके बारे में? सर ये फर्स्ट वन, तराजू तराजू देव। द्वीप में। तो तराजू द्वीप में जो भी एक्यूज होता था, उसको एक रात पहले, जिस दिन उसको पकड़ कर लाए, उसको, उसका वेट किया जाएगा। वेट करने के बाद उसको रात भर एक सीक्रेट प्लेस में रखा जाएगा। फिर सुबह उसको दोबारा से उसका वेट किया जाएगा। अगर उसका वेट कम आता है रात के वेट से, अगर उसका वेट कम हो जाता है रात के वेट से, तो वो कल्प्रिट मान लिया जाता है। अगर उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो क्या मान लिया जाएगा? आपका बढ़ जाता है या कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्या मान लेते हैं? कि ये कल्प्रिट नहीं है, नॉट गिल्टी। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ऑल राइट। इसके अलावा और दो तीन द्वीप और भी हैं। ठीक है? आ, पर आप इतने ही कीजिए, इतने काफी रहेंगे। इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट है वो तराजू, कढ़ाई और गोला द्वीप है। यही आपसे ज्यादा। टेम्पल द्वीप। अच्छा, निशु ने पूछा है टेम्पल द्वीप क्या है। लेट से निशु की दो लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी क्राइम को कमिट करने का इल्जाम लगा है, और दोनों इसको डिनाई करते हैं कि मैंने नहीं किया है, इसने किया है। एक बोलता है नहीं, इसने किया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो पास का मंदिर होता है, उन दोनों के घर से मिट्टी लाते हैं। इससे घर से भी मिट्टी लेंगे, इससे घर से मिट्टी लेंगे, और इस मिट्टी को टेम्पल में जमा कर देंगे। ठीक है? दोनों की मिट्टी इस टेम्पल में रख दी जाएगी। ठीक है? इसीलिए आप देखो ना, गोलू जो देवता है ना अल्मोड़ा में, उनको न्याय का देवता कहते हैं, क्योंकि गोलू देवता के मंदिर में ही, और गोलू देवता ना एक